हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश पिया बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th वालों के लिए। जी हाँ, मेरे दोस्त, अगर आप यूपी बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट हो और जो 22 फरवरी को आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, हिंदी का, उसका पेपर देने वाले हो, तो उसके लिए ये एक नया जुड़ा हुआ टॉपिक है आप लोग का बोर्ड परीक्षा 2024 में। जी हाँ, मेरे दोस्त, वाक्य का स्वरूप। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अंत में आपका क्वेश्चन आता था, जैसे आपका शब्द रूप आता था और उसके अलावा धातु रूप आता था, वो सब हट चुका है। उसका जगह पे 3 नए टॉपिक जोड़े गए हैं: वाक्य का स्वरूप, वाच्य परिवर्तन और उसके अलावा एक विकारी और अविकारी शब्द। तो चलो, उसमें से जो ये वाक्य का स्वरूप वाला टॉपिक है, इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। पूरा पूरा बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद कम से कम 20 से 25 एमसीक्यू कराऊंगा। इसी जो एमसीक्यू कराऊंगा ना, उसी में से सेम डिट्टू आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन फंसेगा। तो चलो, बिना टाइम वेस्टिंग के मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। मैं यूट्यूब पर देख रहा हूँ बहुत सारे लोग जो आपका शब्द रूप है, ठीक है, जो अब हट चुका है, उसको भी पढ़ा रहे हैं। जो आपका धातु रूप है, उसको भी पढ़ा रहे हैं। हालांकि हिंदी से आपका संधि भी हट गया है, अब संधि भी नहीं आएगा हिंदी में, ठीक है। तो ये सारी चीजें हट गई हैं और उनके जगह पे ये आपका इनसे क्वेश्चन आएगा, ठीक, एमसीक्यू जो आपका 20 मार्क का है उसमें। तो चलो, हम लोग पढ़ते हैं या वाक्य का स्वरूप जो टॉपिक है इसको। सबसे पहले तो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, उसके बाद एमसीक्यू करते हैं। तो चलो, सबसे पहले थोड़ा हम लोग वाक्य के बारे में जान लेते हैं। वाक्य क्या होता है? तो दो या दो से अधिक शब्दों का सार्थक समूह जिनका पूरा पूरा अर्थ निकलता हो, वो वाक्य कहलाता है, ठीक है। वाक्य क्या होता है कि दो या दो से अधिक शब्दों का सार्थक समूह जिनका पूरा पूरा अर्थ निकलता हो, वाक्य कहलाता है। उदाहरण के तौर पे कि राम स्कूल जाता है, हम सब खाना खाते हैं, फरवरी में यूपी बोर्ड की परीक्षा होगी, ये क्या है? सब ये वो वाक्य हैं, ठीक। अब कहोगे भाई, ठीक है, जिनका पूरा पूरा अर्थ निकलता हो और जिनका पूरा पूरा अर्थ ना निकले उनको क्या कहेंगे? तो चलो, इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं हम लोग। आपने नाम सुना होगा वाक्यांश का, ठीक है। तो वाक्यांश क्या होता है कि शब्दों का ऐसा समूह जिनका अर्थ तो निकलता हो लेकिन पूरा पूरा अर्थ ना निकलता हो, वो क्या कहलाते हैं? वो वाक्यांश कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आप देख लो, जैसे हम लोग बोल नहीं देते हैं कि बगीचे में, दरवाजे पे, लखनऊ में, दिल्ली में। तो ये सब, इनको वाक्य नहीं बोलेंगे, इनको हम लोग क्या बोलेंगे? वाक्यांश बोलेंगे। तो वाक्य आपको समझ में आ गया, वाक्यांश समझ में आ गया। ये क्यों मैं बता रहा हूँ, आगे ये चीजें यूज होंगी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगला हम लोग थोड़ा वाक्य के अंग के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। चूंकि हम लोग वाक्य का स्वरूप पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा वाक्य के बारे में हमें डिटेल में जाननी पड़ेगी चीजें। तो देखो, वाक्य के अंग क्या होते हैं? तो देखो, वाक्य के मुख्य दो अंग होते हैं, ठीक है। पहला आपका उद्देश्य होता है, दूसरा आपका विधेय होता है, ठीक। अब देखो, उद्देश्य और विधेय क्या होता है, इसको भी समझ लेते हैं। सबसे पहले उद्देश्य, देखो, जिसके बारे में बात की जाए उससे उद्देश्य, तथा जो बात की जाए उसे विधेय कहते हैं। क्लियर? उदाहरण के तौर पे देखो, जैसे योगी जी लखनऊ में रहते हैं, ठीक है। क्या है कि योगी जी लखनऊ में रहते हैं, तो इसमें योगी जी के बारे में बात की जा रही है। तो योगी जी क्या हो गए? उद्देश्य हो गए। उद्देश्य मीन्स एक तरह से आप सब्जेक्ट समझ जाओ, ठीक है। तो योगी जी आपके सब्जेक्ट हो गए और लखनऊ में रहते हैं, तो ये आपका क्या हो गया? ये पूरा का पूरा आपका प्रेडिकेट हो गया। इसको मतलब इंग्लिश में प्रेडिकेट बोलते हैं, हिंदी में इसको हम लोग विधेय बोलते हैं। क्लियर? तो आपको उद्देश्य और विधेय समझ में आ गया कि एक वाक्य में उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। योगी जी लखनऊ में रहते हैं, तो यहाँ योगी जी जो मेन सब्जेक्ट होता है उसी को हम लोग उद्देश्य बोलते हैं, और उसके अलावा जो बचता है, लखनऊ में जैसे रहते हैं, ये आपका बचा है, तो इसको हम लोग विधेय बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया उद्देश्य विधेय। अब चलो आगे चलते हैं। इधर आ जाते हैं, 1 मिनट, यहाँ पे हम लोग इस बगल इसमें आ जाते हैं। अब चलो, जो हम लोग का मेन टॉपिक आता है, वाक्य के भेद। वाक्य के भेद देखो, निम्न दो प्रकारों से किया जाता है, एक अर्थ के आधार पे, ठीक है, एक रचना के आधार पे। तो यहाँ से भी आपका एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि वाक्य का भेद कितने आधारों पे किया जाता है, और ऑप्शन दे देगा कि 1, 2, 3, 4। तो निम्न दो आधारों पे किया जाता है मुख्य रूप से, एक अर्थ के आधार पे, एक रचना के आधार पे। क्लियर? तो इस चीज को भी आपको याद रखना है कि वाक्य के भेद निम्न दो प्रकारों से किया जाता है, एक अर्थ के आधार पे और एक रचना के आधार पे। तो चलो, अब इनको बारी बारी से हम लोग पढ़ते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, तो देखो यहाँ पे देखो, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं? तो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद यानी वाक्यों को निम्न 8 प्रकारों में बांटा गया है। निश्चित है किसी ना किसी पेपर सेट में ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा कि अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं, और आपको दे देगा 2, 4, 8, इनमें से कोई नहीं, ऐसे कुछ भी ऑप्शन दे सकता है। तो आप याद रखना कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। और वो 8 भेद कौन कौन से हैं, यहाँ पे इनका नाम आप देख सकते हो, यहाँ पे पूरा पूरा ये नाम लिखा हुआ है, ठीक है। विधानवाचक वाक्य,
निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, विस्मयादि वाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और संदेहवाचक वाक्य। ये 8 पूरे के पूरे प्रकार है। अब आप कहोगे कि भैया क्या हमें ये 8 नाम याद रखना जरूरी है? तो देखो, ज़रूरी तो नहीं है कि कंटिन्यूअस आप याद रखो, लेकिन हाँ, आपके सामने आ जाए कि मतलब इनको पहचानो तो आप पहचान लो। मान लो आपके मतलब एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा ऐसे कि निम्न में अर्थ के आधार पे वाक्य का भेद है और उसमें आपका 4 ठे ऑप्शन दे दे। तो 4 में मान लो कोई ऐसा नाम दे दे जो इनमें से ना हो, ठीक है, लेकिन इन्हीं टाइप का हो, तो आप कैसे भी भेद कर पाओगे? तो इसलिए नाम आपको मतलब दिमाग में रहने चाहिए कि हाँ, ये होता है। अगर ऑप्शन में आ जाए तो आप मतलब छाँट सको कि ये आपका अर्थ के आधार पे वाक्य का प्रकार है। बाकी आप इसको याद कर सकते हो तो और बेस्ट है भाई, ठीक है, अच्छे से याद कर लो। चलो, अब हम लोग आगे चलते हैं। तो यहाँ से एक आपका क्वेश्चन एमसीक्यू में बनेगा निश्चित है, ठीक है। आप देख लेना किसी न किसी आपका 7 पेपर सेट होता है ना, तो सातों पेपर सेट आप जानते हो। अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो पेपर होगा बोर्ड परीक्षा 2024 में, उसमें हिंदी के पूरे यूपी में 7 सेट प्रकार के मतलब 7 प्रकार के पेपर आएंगे। मैथ के भी 7 प्रकार के मतलब 7 सेटों के आएंगे, 7 प्रकार के पेपर होंगे। ये पिछले यूपी बोर्ड के एग्जाम में बहुत पीछे से ही होता है। 2023 में भी हिंदी के कितने सेट आए थे? 7 सेट आए थे। मैथ के 7 सेट आए थे। हर एक सब्जेक्ट के 7-7 सेट आए थे। और आपको मैं ये भी बता दूं कि अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर सातों 7 सेट सॉल्व कर लेते हो 2023 वाला, ठीक है, क्योंकि 2023 से पहले आप नहीं करना, क्योंकि 2023 से पहले दूसरा पैटर्न था। 2023 में ही आपका नया पैटर्न आया है जिसमें 20 एमसीक्यू है, तो आप केवल 2023 वाला ही सॉल्व करो। तो अगर सॉल्व कर लेते हो तो मैं आपको बता दूं कि उसी में से आपका 60% तो आपका प्रीवियस ईयर से फंस जाएगा। और जो बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी किया है उसको सारा का सारा सॉल्व कर लेते हो तो उसमें से आपका 10% यानी 70% आपका मार्क तो ऐसे ही फिक्स हो जाएगा। और 30% आपके इधर उधर से क्वेश्चन आएंगे, तो इधर उधर ये मैं देख लूँगा आपका। देखो, इसके लिए हमने एक बैच भी लॉन्च किया है। बेसिकली आप अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, ठीक है, लक्ष्य बैच, ठीक है, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर पूरा का पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा 2023 का हर एक सेट का, ठीक है, वीडियो के साथ पीडीएफ भी मिल जाएगा और साथ में आपको वहाँ पे टेस्ट का भी ऑप्शन मिल जाएगा। टेस्ट भी दे सकते हो, आप दे सकते हो वहाँ पे। देखो, मैं दिखा भी देता हूँ, आज लेकर आया हूँ। बहुत सारे लड़के कहते हैं कि भैया आप दिखाते नहीं हो, केवल बताते हो लक्ष्य बैच के बारे में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये हमारी एप्लीकेशन है यूपीएमएसपी स्टडी। मैं आपको नाम यहाँ पे लिख दूँ, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। यूपीएमएसपी स्टडी कर हमारी ये ऐप है, इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। भले ही आप बैच खरीदो या ना खरीदो, आपकी स्टडी में ये हेल्प करेगा। देखो यहाँ पे ये आपका यूपीएमएसपी स्टडी ऐप है, इसको ओपन करो, ठीक है। यहाँ कुछ ये इंटरफेस ऐसा दिखाई देगा, आप डाउनलोड करने के बाद ओपन कर लेना। देखो ये पूरा का पूरा यहाँ पे एनसीईआरटी बुक मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा, कुछ आपका ये प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा। यहाँ प्रीवियस ईयर पेपर आपका बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आपका प्रीवियस ईयर पेपर का पूरा अच्छे से सोल्यूशन मिले, तो ये आवर कोर्स में जाओगे, क्लास 10th में लक्ष्य बैच में यहाँ पे जाओगे, क्लास 10th पे क्लिक करोगे, ये आपका यूपी बोर्ड स्पेशल लक्ष्य बैच दिखेगा। यहाँ पे आपको प्राइस दिखेगा, आप ओपन करोगे तो आपको ये 299 यहाँ लक्ष्य बैच का प्राइस है, लेकिन अभी मैंने कम कर दी है प्राइस, ठीक है, मात्र 250 रुपये में। जी हाँ, मैं दोस्त 250 रुपये में आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। पेमेंट आपको यहीं पे आपको करना होगा। पेमेंट का पूरा पूरा यहीं पे ऑप्शन दिख जाएगा कि कैसे करना है। आप यहाँ पे डायरेक्ट पे नाउ का ऑप्शन दिखेगा, आप ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हो, या अगर पेमेंट करने में कोई दिक्कत है, आपके पास फ़ोन पे पेटीएम नहीं है, तो यहीं पे आपको क्यूआर कोड भी एक दिख जाएगा। क्यूआर कोड पे आप कहीं भी किसी भी दुकान से, अपने दोस्त से, भैया से, चाचा से, किसी भी पर्सन से आप पेमेंट कराकर और उसका स्क्रीनशॉट आपको नंबर दिखेगा, यहीं पे नंबर दिखेगा, आप नंबर पे भेज दोगे तो आपको बैच में ऐड कर दिया जाएगा। अब बैच में चीज़ें कैसे मिलेगी? देखो, बैच आप ऐड कर लोगे तो आपको यहाँ पे आप इसको क्लिक करोगे ना, तो आप यहाँ पे सीधे आप खोलोगे तो ये आपकी सारी चीज़ें आ जाएंगी सामने, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, और यहाँ जल्द मैं संस्कृत और आर्ट का भी चीज़ें ऐड करने वाला हूँ, ठीक है। और ये स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है, लक्ष्य बैच वाले बच्चों के लिए, जिसमें ये पीडीएफ जाती रहती है, और इस व्हाट्सएप ग्रुप में मैं ये भी पीडीएफ पूरा का पूरा ये डालने वाला हूँ, ठीक। तो आप यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाओगे, स्पेशल ये लक्ष्य बैच के बच्चों के लिए। अब देखो इसमें चीज़ें कैसे मिलती हैं मैं आपको दिखा देता हूँ सैंपल के तौर पे। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि भैया आप सैंपल नहीं दिखाते हो, तो देखो जैसे मैं यहाँ पे हिंदी में जाता हूँ, ठीक है, मैं हिंदी में गया। अब हिंदी में यहाँ प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा, यहाँ बोर्ड द्वारा जारी है मॉडल पेपर 2024, ये बोर्ड मॉडल पेपर, ये जो ऑफिशियली बोर्ड ने जारी किया है उसका मॉडल पेपर है। तो मान लो आपको प्रीवियस ईयर पढ़ना है, ये वायरल पेपर ये तो एग्जाम टाइम में मिलेगा, तो ये प्रीवियस ईयर पेपर है
तो यहाँ प्रीवियस ईयर पेपर में मैं जाता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर में सबसे पहले आपको वीडियो का ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ से वीडियो देख सकते हो। उसके बाद पीडीएफ, यहाँ पे मॉक टेस्ट। तो जैसे पीडीएफ आपको मेन पीडीएफ एग्जाम टाइम में जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पीडीएफ से आप चीज़ें जल्द जल्द रिवाइज कर सकते हो। तो देखो जैसे 7 सेट होता है, तो देखो 1 2 3 4 सेटों का मैंने ऐड यहाँ पे कर रखा है, डी ए, डीबी, डीसी और डीडी का यहाँ पे। अब मान लो कोई भी सेट आपको पढ़ना है, जैसे ये डीबी वाला सेट पढ़ना है, तो डीबी वाले पे ऐसे आप क्लिक करोगे ना, तो ये ऑनलाइन आपका ओपन हो जाएगा। देखो आपके नेट के अनुसार जितना जल्द आपका तेज नेट होगा, ये ओपन हो जाएगा, देख रहे हो। और पूरा का पूरा देखो ये कितना, मतलब एकदम HD क्वालिटी में, कोई फटेगा नहीं, कितना भी आप इसको जूम कर लो। यहाँ पे 7-8 पेजों तक आपका ये पेपर हो गया बोर्ड वाला। ठीक है, यहाँ पे देखो कितने पेजों तक, 6-8 पेजों तक आपका ये बोर्ड वाला पूरा का पूरा पेपर हो गया। उसके बाद देखो इसका सॉल्यूशन कितना स्मूथ तरीके से, एकदम अच्छे तरीके से देखो, जैसे ये संदर्भ कैसे लिखा गया। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के ममता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद है। एकदम डिटेल में अच्छे से, जैसे ऑफलाइन क्लासेज में लिखवाई जाती हैं, ऐसे यहाँ पे इस पीडीएफ में सारी चीज़ें लिखी गई हैं। ये देखो आपका जीवन परिचय एकदम अच्छे से आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास का एकदम डिटेल में लिखा गया है। आप यहाँ से सारी चीज़ें पढ़ सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे देखो डाउनलोड का भी ऑप्शन दिया गया है। आप देखो इस पर क्लिक करोगे तो ऑनलाइन ओपन होगा, और साइड में ये तीर है, इस पर क्लिक कर दोगे ना, तीर पे, तो देखो ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो ये मैंने क्लिक कर दिया, 17% 87, देखो ये डाउनलोड हो गया। अब यहाँ पे आपकी फटाक ऐसे क्लिक करोगे ओपन हो जाएगा। देखो मैं बैक करता हूँ, देखो क्लिक करो ओपन हो जाएगा। तो आप डाउनलोड कर रख लो, आप जब मन करे खोल कर यहाँ पढ़ते रहो। क्लियर। और देखो कोई भी डाउट आपको होता है तो यहाँ से आप, मतलब यहाँ पे मैं वीडियो भी आपको मिल जाएगा, मतलब यहाँ बीच में आपका ये पीडीएफ रहेगा हर एक सेट का, जैसे डीए, डीबी, डीसी जो भी है, और यहाँ पे वीडियो भी रहेगा। अभी केवल मैंने एक कोड का डाला है, सभी कोडों का यहाँ वीडियो भी डाल दूंगा। और देखो साइड में टेस्ट भी दे सकते हो, यहाँ पे जैसे मॉक टेस्ट है, तो देखो ये डीए वाला में जितना भी MCQ है 20, उनका यहाँ पे मॉक टेस्ट भी मैंने डाल रखा है। यहाँ पे देखो जैसे ये स्टार्ट मॉक टेस्ट पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे दिख जाएगा आपको टाइम, नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ मार्क दिख जाएगा। यहाँ पे स्टार्ट टेस्ट पे आप क्लिक कर दो, यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लिखा गया, शुक्ल युग के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे आपका ये नेक्स्ट लिखा है, आप करते जाओ, अगला क्वेश्चन आता जाएगा, आप टेस्ट देते जाओ, और अंत में यहाँ टेस्ट सबमिट कर दो, आपका पूरा रिजल्ट दिख जाएगा कि कितने लड़कों में से आपकी कितनी रैंक आई है, क्या सब चीज़ें यहाँ। तो ये बैच आप ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो, बहुत ही आप लोग के लिए शानदार ये बैच है। ठीक है, आपके एग्जाम में 4 चांद लगाने वाला है, इससे पढ़कर लड़के 80 से 90% मार्क लाने वाला है। तो आप ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो हमारी ऐप UPMS स्टडी पे। तो चलो, ये तो हुआ बहुत लक्ष्य बैच के बारे में, पूरा डिटेल में मैंने आपको बता भी दिया। ठीक है, अभी ऑफर है भाई, ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो, मात्र 250 रुपये। चलो बाकी हम लोग अब आगे चलते हैं, आगे ये चीज़ें जो पढ़ रहे थे इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे अर्थ के आधार पे वाक्य के भेद। ठीक है, वाक्य के भेद निम्न 2 प्रकारों से किया जाता है, अर्थ के आधार पे और रचना के आधार पे। तो अर्थ के आधार पे वाक्य के भेद हम लोगों ने देखा कि 8 प्रकार हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक MCQ बन सकता है कि अर्थ के आधार पे वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो 8। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 8 के नाम देख सकते हो। यहाँ पे विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, विस्मयादिवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य। अब चलो एक एक को हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग रचना के आधार पर वाक्य के भेद और उसके भेद को, मतलब प्रकारों को हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग विधानवाचक वाक्य पढ़ लेते हैं, उसके बाद निषेधवाचक, बारी बारी से सबको पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे विधानवाचक वाक्य क्या होता है, तो देखो ऐसा वाक्य जिससे किसी प्रकार की जानकारी मिलती है विधानवाचक वाक्य कहलाता है। या सिंपल सा इसका डेफिनेशन है कि ऐसा वाक्य जिससे किसी प्रकार की जानकारी हमें मिले, वो विधानवाचक वाक्य कहलाता है। उदाहरण के तौर पे देखो लिखा गया है कि जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हैं, तो यहाँ हमें जानकारी मिल रही है कि भाई उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री कौन है, योगी जी हैं। तो यहाँ पे ये विधानवाचक वाक्य हो गया। यूपी बोर्ड की परीक्षा फरवरी में होगी, यहाँ हमें किसी चीज़ का पता चल रहा है कि यूपी बोर्ड की परीक्षा कब होगी, भाई फरवरी में होगी। तो यहाँ ये आपका विधानवाचक वाक्य का उदाहरण हो गया, सिंपल। तो विधानवाचक वाक्य आप समझ गए कि ऐसा वाक्य जिससे किसी प्रकार की जानकारी मिलती हो, विधानवाचक वाक्य कहलाता है। ठीक, अब देखो सेकंड है निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य मीन्स एक तरह से इसको इंग्लिश में आप जिसको निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं वही है। ऐसा वाक्य जिससे किसी कार्य न होने का बोध हो, ऐसा वाक्य जिनसे कार्य न होने का बोध हो, निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे हम स्कूल नहीं जाते हैं, या यूपी बोर्ड की परीक्षा फरवरी में नहीं होगी, देखो यहाँ नहीं न होने का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे ये निषेधवाचक वाक्य हो जाएंगे, सिंपल। अब देखो अगला हम लोग वाक्य के बारे में पढ़ लेते हैं, यहाँ इसको थोड़ा साइड में रखता हूँ। अगला हम लोग का देखो वाक्य का प्रकार क्या है, प्रश्नवाचक। ठीक है, जो इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं
अगला क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य। जो हम लोग अर्थ के आधार पे वाक्य के भेद पढ़ रहे हैं उसमें से तीसरा है क्या, प्रश्नवाचक वाक्य। ये क्या है कि ऐसे वाक्य जिनसे किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाए या किया जाए वे प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। भाई सिंपल है, जैसे लखनऊ कहाँ है, क्वेश्चन मार्क, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य। भारत किस महाद्वीप में स्थित है, क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक वाक्य, तो ये आपका प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। अगला है आपका आज्ञावाचक वाक्य। अब देखो आज्ञावाचक क्या होता है, तो जिसमें आज्ञा दी जाती हो, सिंपल। तो देखो ऐसा वाक्य जिनके द्वारा किसी से प्रार्थना की जाए अथवा किसी से किसी को आज्ञा दी जाए, आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। देखो आज्ञावाचक वाक्य में आपका प्रार्थना भी आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे हम लोग नहीं बोलते हैं, कोई मेहमान आता है तो बोलते हैं कि कृपया यहाँ बैठ जाइए, ठीक है, कृपया चाय लीजिए। तो यह एक तरह से ये भी मतलब हम लोग मतलब ये भी आज्ञा में ही आता है, ठीक है। और जैसे क्लास में बच्चों को बोलते हैं कि शांत रहो नहीं तो पीट दूंगा, तो वहाँ पे शांत रहो, वो एक तरह से वो भी आज्ञा हो गया, ठीक। तो कृपया शांति बनाए रखे, ये आपका आज्ञावाचक वाक्य हो गया। शांति बनाए रखो, ये तो बच्चों को बोला, क्लास में बोल देंगे, ठीक है। ये मेहमानों को बोल देंगे कि कृपया शांति बनाए रखें, तो ये दोनों आपके आज्ञावाचक वाक्य में ऐसे ही चीज़ें आ जाएंगी। तो आज्ञावाचक वाक्य के बारे में भी सारी चीज़ें क्लियर। अब चलो पांचवा, विस्मयादि वाचक वाक्य। ये क्या होता है कि ऐसा वाक्य जिससे किसी गहरी अनुभूति का प्रदर्शन किया जाता है, विस्मयादि वाचक वाक्य कहलाता है। जैसे में हे राम यह कैसे हुआ, ये देखो ये वाला चिन्ह इसमें आपका मतलब ज्यादातर आएगा अंत में ऐसे, ये विस्मयादि वाचक वाक्य में आता है। तो हे राम यह कैसे हुआ, ये आपका विस्मयादि बोधक वाक्य हो गया, ठीक है। इसको विस्मयादि वाचक या विस्मयादि बोधक वाक्य भी बोल सकते हो। उसके बाद आह कितना सुंदर जगह है, देखो यहाँ पे ये वाला आया ना, देखो इसमें आह ओह ये सब चीज़ें आती हैं, ऐसा ये शब्द, और ये वाला तो चिन्ह आपका हमेशा लगभग आता ही है। तो ये आपका विस्मयादि बोधक या विस्मयादि वाचक वाक्य के अंतर्गत ऐसी चीज़ें होती हैं। क्लियर। देखो अभी मैं ये चीज़ें पढ़ा रहा हूँ तो आपका होगा कि क्या मतलब हम लोग पढ़ रहे हैं। देखो इससे कितना आगे चलकर शानदार शानदार एमसीक्यू बनेंगे। मैंने इधर ना कम से कम 20-25 यहाँ पे एमसीक्यू ले रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये सब, तो इससे बहुत शानदार शानदार आपके एमसीक्यू भी बनने वाले हैं। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे तो आप देखना, ये कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं ना तो आसानी से एमसीक्यू कर लेंगे। नहीं तो अगर ये नहीं पढ़े रहोगे ये कॉन्सेप्ट ना, एक एक सिंगल एमसीक्यू आपसे नहीं होने वाला है, ठीक है। तो चलो अगला हम लोग पढ़ते हैं। अगला है इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक क्या है कि ऐसा वाक्य जिससे इच्छा प्रकट की जाए, ऐसे वाक्य जिनसे किसी इच्छा आकांक्षा या आशीर्वाद का बोध हो वे इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे भगवान करे तुम स्वर्ग सिधार जाओ। तो देखो भाई यहाँ पे ये क्या है, आकांक्षा, ठीक है भाई, ये भी एक तरह से इच्छा ही है। अब इच्छा बुरी हो या अच्छी हो, इच्छा तो इच्छा होती है भाई। किसी की इच्छा होती है कि भाई कि मैं मतलब मर जाऊं, होता है ना, हम खीस में बोल देते हैं भाई, गुस्से में बोल देते हैं कि भगवान करे कि मैं मर जाऊं। तो ये इच्छा ही है, ठीक है, बुरी इच्छा है लेकिन इच्छा है, ठीक है। उसके अलावा इच्छा तो अच्छी भी होती है, जैसे नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं राम। हम किसी को नहीं बोलते हैं कि अभी तो नववर्ष न्यू ईयर आ रहा है भाई, तो हम लोग हैप्पी न्यू ईयर भेजेंगे सबको। तो हैप्पी न्यू ईयर मतलब वो हम लोग किसी को क्या बोल रहे हैं, मतलब एक तरह से शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो शुभकामना दे रहे हैं तो वो एक तरह से इच्छा कह रहे हैं कि हैप्पी न्यू ईयर मतलब आपका जो ईयर हो वो अच्छा हो। तो वहाँ हम लोग इच्छा प्रकट कर रहे हैं भाई। तो आपका ये सब इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत आ जाएगा। क्लियर सारी चीजें। अब चलो अगला सातवां प्रश्न देख लेते, सातवां इसमें देख लेते हैं। जो सातवां इसका प्रकार है, ठीक है, अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार, ठीक है। क्या, संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य क्या होता है कि ऐसा वाक्य जिससे किसी संकेत का बोध हो, संकेतवाचक वाक्य कहलाता है। सिंपल है, नाम में ही सारा मतलब सबके नाम में ही डिफिनीशन छिपा हुआ है, ठीक। उदाहरण के तौर पे यह रास्ता स्कूल जाएगा, तो यहाँ पे क्या है, यह रास्ता स्कूल जाएगा, संकेत किया जाएगा, ठीक। तो ये संकेतवाचक वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। अब देखो ये भी आपका है ना एक तरह से संकेतवाचक वाक्य में ही आएगा, ठीक है। संकेतवाचक वाक्य में कैसे आएगा कि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यानी यहाँ पे एक तरह से संकेत दिया जा रहा है कि भाई मतलब फसल जो डिपेंडेंट है ना वो वर्षा पे है। तो यहाँ पे ये भी संकेतवाचक वाक्य में आएगा। उसके बाद मैंने अपना यहाँ पे लिख दिया है नाम, चलो कोई दिक्कत नहीं। नीलेश का घर वहाँ से 500 मीटर पूर्व दिशा में है, तो इसमें भी आपका संकेत है भाई। तो ये भी आपका संकेतवाचक वाक्य हो गया। तो ये आपके संकेतवाचक वाक्य के उदाहरण हो गए। तो आशा करता हूँ संकेतवाचक वाक्य भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलो इधर आ जाते हैं इस बगल, और जो वाक्य हैं उनके बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं। अगला और अंतिम लास्ट है इसमें
संदेहवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य के बाद संदेहवाचक वाक्य। ये क्या है कि ऐसे वाक्य जिनसे संदेह या संभावना का बोध हो, संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। क्लियर। उदाहरण के तौर पे शायद वह समझ जाए। भाई शायद वह समझ जाए, समझेगा कि नहीं समझेगा, संदेह है भाई, तो ये आपका संदेहवाचक वाक्य में चला जाएगा। शायद आज बारिश हो। भाई यहाँ पे संदेह, आपको यहाँ पे क्या है, संदेह है कि बारिश होगी कि नहीं होगी, भरोसा नहीं है, संदेह है। शायद आज वर्षा हो। ओके, ये तो दोनों एक ही मैंने लिख दिया है, बात एक ही हुआ, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे जहाँ पे आपका एक तरह से संदेह हो जिस वाक्य में, वहाँ पे क्या होता है, संदेहवाचक वाक्य होता है। तो ये हो गए हम लोग के 8 प्रकार। 8 प्रकार को हमने पढ़ लिया, जो अर्थ के आधार पे आपके 8 वाक्य के प्रकार हो गए उनके बारे में। अब चलो हम लोग रचना के आधार पे वाक्य के प्रकार पढ़ते हैं, वाक्य के भेद पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग सारा का सारा इससे रिलेटेड जो भी MCQ है उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो, तो यहाँ पे आपको याद रखने की क्या जरूरत है कि अर्थ के आधार पे वाक्य के 8 भेद होते हैं। 8 भेदों के नाम आपको याद होने चाहिए और उनके बारे में मतलब मालूम होना चाहिए कि संदेहवाचक वाक्य क्या होता है, आपको पहचानना आना चाहिए। मैं सारे के सारे डिटेल में समझा दिया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला हम लोग रचना के आधार पे वाक्य का भेद पढ़ते हैं कि रचना के आधार पे वाक्य के कितने भेद होते हैं और उनके बारे में डिटेल्ड में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखो, रचना के आधार पे वाक्य के निम्न 3 भेद होते हैं, यानी इनको निम्न 3 प्रकारों में बांटा गया है। पहला आपका सरल वाक्य हो गया, जिसको आप साधारण वाक्य भी बोल सकते हो। सेकंड आपका संयुक्त वाक्य हो गया, और थर्ड आपका मिश्रित, या जिसको आप मिश्र वाक्य भी बोल सकते हो। ठीक, ये 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, रचना के आधार पे। तो रचना के आधार पे 3 प्रकार हो गए। क्लियर। और अर्थ के आधार पे अभी हमने देखा तो वो 8 प्रकार हो गए। ये दोनों क्वेश्चन आपके पेपर सेट में 100% लिख कर ले लो कि आने ही आने वाले हैं दोनों के दोनों। किसी पेपर सेट में आपका अर्थ के आधार पे पूछ देगा, किसी में आपका रचना के आधार पे पूछ देगा। तो अर्थ के आधार पे वाक्य के 8 भेद हो जाएंगे और रचना के आधार पे आपके 3। ठीक है, और ये तीनों के नाम आप देख सकते हो। तो चलो अब हम लोग इनको डिटेल में हम लोग एक एक कर बारी बारी से पढ़ लेते हैं। बाकी संयुक्त वाक्य को देखो निम्न 4 प्रकारों में ये बांटा गया है, लेकिन इतना अंदर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपके सिलेबस में ये नहीं है, एक तरह से समझ जाओ। ठीक है, तो इसको हम लोग छोड़ते हैं, इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ते हैं, मैंने ऐसे ही इसको लिख दिया है। बाकी इसको आप ध्यान ही मत दो, आप केवल रचना के आधार पर वाक्य के निम्न 3 प्रकार हैं, आप ध्यान दो। सरल वाक्य, जिसको आप साधारण वाक्य भी बोल सकते हो, उसके बाद संयुक्त वाक्य, उसके बाद मिश्रित या मिश्र वाक्य, ये 3 आपके हैं। क्लियर। चलो अब तीनों को हम लोग बारी बारी से पढ़ लेते हैं भाई। चलो यहाँ पे देखो, पहला हम लोग का सरल या साधारण वाक्य, इसके बारे में जानते हैं। देखो, जिन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। एक उद्देश्य और एक विधेय होने का मतलब, जैसे रमेश पुस्तक पढ़ रहा है, रमेश पुस्तक पढ़ रहा है, तो यह रमेश क्या हो गया भाई, उद्देश्य हो गया। और पुस्तक पढ़ रहा है, ये क्या हो गया आपका, विधेय हो गया। ठीक, तो यहाँ एक आपका उद्देश्य है और एक विधेय है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग सरल या साधारण वाक्य बोलेंगे। एक तरह से ये भी यहाँ पे बोल सकते हो कि जिस सेंटेंस में या जिस वाक्य में एक सब्जेक्ट हो और एक ऑब्जेक्ट हो, वो सरल वाक्य में आएगा। देखो, जैसे रमेश पुस्तक पढ़ रहा है, तो यहाँ पुस्तक आपकी ऑब्जेक्ट हो जाएगी भाई, और रमेश क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो जिस वाक्य में एक सब्जेक्ट हो और एक ऑब्जेक्ट हो, वो आपका सरल वाक्य कहलाएगा। इससे ऐसे भी आप बोल सकते हो। ठीक है, या ऐसे भी बोल सकते हो जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो, जैसे रमेश और ये पुस्तक पढ़ रहा है, तो रमेश आपका उद्देश्य हो गया और पुस्तक पढ़ रहा है विधेय हो गया, तो ये आपका सरल वाक्य हो गया। ठीक, महाभारत एक धार्मिक ग्रंथ है, तो महाभारत आपका उद्देश्य, एक धार्मिक ग्रंथ आपका विधेय, तो एक उद्देश्य एक विधेय, तो ये आपका सरल वाक्य। रावण ने राम का वध किया, तो यहाँ राम ने रावण का वध किया, तो राम यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आपका उद्देश्य हो जाएगा, और ने वध किया। ठीक, राम ने रावण का वध किया, तो रावण का वध किया, ये आपका क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। तो सिंपल ये सब सरल वाक्य के या साधारण वाक्य के उदाहरण है। तो सरल वाक्य समझ में आ गया। अब चलो इधर आ जाते हैं संयुक्त वाक्य पे। अब संयुक्त वाक्य क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं जरा। ठीक है, देखो यहाँ पे यही दो थोड़ा कंफ्यूजिंग है बच्चों के लिए, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, लेकिन चलो इसको अच्छे से हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, संयुक्त वाक्य क्या होता है, यहाँ पे देखो आप, 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्य, वही साधारण यानी वही सरल वाक्य। ठीक है, सरल वाक्य जब समुच्चय बोधक शब्द हो। समुच्चय बोधक शब्द कौन कौन, जैसे क्वेश्चन में मैंने लिख दिया, पर हो गया, किंतु हो गया, परंतु हो गया, और
तथा, तथा, या, ठीक है। या फिर आपका इसमें क्योंकि भी आ जाएगा, क्योंकि, हालांकि, ये भी शब्द आ जाएंगे, ठीक है। इसको हम लोग समुच्चय बोधक शब्द बोल सकते हैं। तो दो या दो से अधिक साधारण वाक्य यानी वही जो सरल वाक्य है, जब समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़े होते हैं तो उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं या वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पे देखो, सूरज निकला और पक्षी चहचहाने लगे। देखो अब ये और भी आपका आ जाएगा, ये समुच्चय बोधक आपका क्या है, शब्द है। तो और यानी समुच्चय बोधक शब्द के द्वारा ये देखो दो आपके सरल वाक्य, सूरज निकला, पक्षी चहचहाने लगे, ये आपका जुड़ा हुआ है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका संयुक्त वाक्य हो गया। क्लियर। उसके अलावा देखो, वह मेहनत तो बहुत करता है पर फल नहीं मिलता। यहाँ पे देखो पर के द्वारा ये दो आपके सरल वाक्य जुड़े हुए हैं, तो ये आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। आज मैं उसे हराऊंगा या खेलना ही छोड़ दूंगा। तो यहाँ या के द्वारा देखो ये समुच्चय बोधक शब्द या के द्वारा ये दो आपके सरल वाक्य जुड़े हुए हैं, खेलना ही छोड़ दूंगा और आज मैं उसे हराऊंगा, ये दो आपके सरल वाक्य जुड़े हुए, तो ये आपका संयुक्त वाक्य हो गया। आज मैं बहुत व्यस्त हूँ इसलिए नहीं आ पाऊंगा, ठीक है। तो ये भी आपका संयुक्त वाक्य हो गया। तो संयुक्त वाक्य आपका समझ में आ गया। बाकी आपको यहाँ थोड़ा डाउट है तो अभी जो हम लोग एमसीक्यू करेंगे उसमें भी बहुत सारे मैंने इस पे क्वेश्चन ऐड कर रखा है, तो आपका डाउट भी सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। अगला है थर्ड नंबर, मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य क्या होता है कि जिस वाक्य में एक मुख्य प्रधान उपवाक्य हो और अन्य उपवाक्य उस पर आधारित हो, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। अब यहाँ उपवाक्य एक आ गया। अब उपवाक्य क्या होता है, तो देखो यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि वे छोटे छोटे वाक्य जो समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़कर एक लंबा मिश्रित या संयुक्त वाक्य का निर्माण करते हैं, उपवाक्य कहलाते हैं। सिंपल, ठीक है। समुच्चय बोधक शब्द मैंने बताया आपको कि पर, किंतु, परंतु और ये सब समुच्चय बोधक हैं शब्द हैं। तो देखो मिश्रित वाक्य क्या होता है कि जिस वाक्य में एक मुख्य या प्रधान उपवाक्य हो और अन्य उस पे आश्रित हो, वो क्या कहलाता है, मिश्रित वाक्य कहलाता है। जैसे मुझे पता था कि तुम ताजमहल घूमने नहीं जाओगे। तो देखो ये मुझे पता था, ये मेन आपका उपवाक्य है, ठीक है। और इसी पे ये आश्रित है कि मुझे पता था, पहले से पता था कि अब क्या है, समुच्चय बोधक द्वारा ये जुड़ा हुआ है, ठीक है, कि तुम ताजमहल घूमने नहीं जाओगे। तो देखो ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो ये आपका मिश्रित उपवाक्य हो गया। उसके बाद श्याम ने कहा कि वह जल्दी लौट आएगा। तो देख रहे हो, श्याम ने कहा, ये मुख्य आपका उपवाक्य है और इस पे ये आश्रित है कि वह जल्दी लौट आएगा। तो ये आपका मिश्रित उपवाक्य के उदाहरण हो गए। तो चलो ये हुआ, हम लोगों ने अभी पढ़ लिया रचना के आधार पे वाक्य के 3 जो भेद थे उनके बारे में, ठीक। और अर्थ के आधार पे जो 8 भेद थे उनको भी हमने पढ़ लिया। अब चलो इससे रिलेटेड जो भी आपके एग्जाम में एमसीक्यू बनेंगे, ठीक है, उनको हम लोग देखते हैं। ये जो आपकी सीट है ना, इसी सीट से मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि देखना क्वेश्चन आपका फंसेगा एग्जाम में। बाकी बाई चांस मतलब 1 से 2% ही चांस है कि अलग से क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेगा, ठीक है। तो अगर अलग से फंसता है तो मैंने पूरा पूरा कॉन्सेप्ट भी पढ़ा दी है, अपने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा होगा तो आसानी से चीज़ों को कर लोगे। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके लिए सारे के सारे सरल हो जाएंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, सिंपल है भाई। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, 1, 8, 5, इनमें से कोई नहीं, 8, सिंपल। अब यही अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े होते पहले, ठीक है, सीधे मैं ये एमसीक्यू शुरू करता तो आप इसमें से नहीं बताते, 100% आप नहीं बताते। अब यहाँ पे आप अर्थ के आधार पे वाक्य कितने भेद होते हैं तो मैं बताता कि 8, तो आप 8 दिमाग में रखते, याद करते। लेकिन 8 हमने प्रकार देखा, 8 के बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया, तो वो आपके लिए आसान हो गया चीज़ें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन एकदम क्लियर आपका। चलो, तो अर्थ के आधार पे वाक्य के कितने भेद होते हैं, 8। यहाँ पे अगर रचना से पूछता तो ही आपका 3 होता, 3 ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन यहाँ पे इनमें से कोई नहीं होता। चलो अगला देखते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य का भेद नहीं है। अब देखो शानदार, काफ़ी शानदार क्वेश्चन। अर्थ की दृष्टि से वाक्य का भेद नहीं है। अब अर्थ की दृष्टि से हमने वाक्य के कितने भेद पढ़े थे भाई, हमने 8 भेद पढ़े थे और 8 के नाम आपको याद है, तो इसमें से आप आसानी से छांट सकते हो। जैसे विधानवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, संयुक्त वाचक वाक्य। तो देखो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद में आपका विधानवाचक वाक्य भी आता है, संकेतवाचक वाक्य भी आता है, प्रश्नवाचक वाक्य भी आता है, लेकिन संयुक्त वाचक वाक्य जो ये संयुक्त वाक्य है ये नहीं आता है। ये आपका
अर्थ के आधार पे नहीं बल्कि रचना के आधार पे ये मतलब वाक्य का प्रकार है। तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य का भेद नहीं है हमें बताना था, तो ये वाला नहीं है, ये अर्थ के आधार पे नहीं है बल्कि रचना के आधार पे। क्लियर, ये भी क्वेश्चन क्लियर। तो सेकंड का आपका डी ऑप्शन सही। अगला देखो थर्ड वाला प्रश्न, शब्दों के सार्थक समूह को कहते हैं भाई। शब्दों के सार्थक समूह हैं उनको क्या कहते हैं। शुरू में हमने पढ़ा कि शब्दों के सार्थक समूह को ही हम लोग वाक्य कहते हैं। ठीक, बी वाला आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला थर्ड के बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। ओके, रचना के आधार पर हमें वाक्य का भेद अब बताना है। 1, 3, 5 इनमें से कोई नहीं भाई, 3। रचना के आधार पर कितने वाक्य के भेद हो गए आपके, 3। क्लियर, चलो भाई। सरल वाक्य, मिश्रित या आप जिसको मिश्र वाक्य भी बोल सकते हो, और संयुक्त वाक्य। चलो अगला चलते हैं, रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं, तो 3। अगला पांचवा प्रश्न क्या है कि मैं कल दिल्ली गया था, अर्थ के आधार पे वाक्य का भेद है। अब देखो, मैं कल दिल्ली गया था, अर्थ के आधार पे वाक्य का कौन सा भेद है भाई, सिंपल, मैं कल दिल्ली गया था। यहाँ इस वाक्य से हमें क्या मिल रही है, एक जानकारी मिल रही है कि दिल्ली गया था। तो जानकारी विधानवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन आपका ए वाला हो जाएगा। विधानवाचक वाक्य हमने पढ़ा कि जिससे मतलब किसी चीज की जानकारी मिलती हो, वो विधानवाचक वाक्य होता है। चलो अगला देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन। निम्न में मिश्र वाक्य है। अब हमें इसमें से मिश्र वाक्य बताना है क्वेश्चन नंबर 6 में कि मिश्र वाक्य कौन है। राम स्कूल जाता है, भाई ये तो सिंपल साधारण वाक्य है, सरल वाक्य है। अध्यापक के साथ सब शांत रहते हैं। भाई देखो, अध्यापक एक ही हम लोग का यहाँ पे एक उद्देश्य है, और बाकी ये आपका मतलब यहाँ पे सॉरी, चलो यार माफ़ करना, थोड़ा खांसी टाइप ही आ रही थी, एकाएक रुक गया। चलो, तो निम्न में से मिश्र वाक्य है, तो राम स्कूल जाता है, ठीक है, तो ये तो आपका सरल वाक्य है। अध्यापक के साथ सब शांत रहते हैं, तो देखो ये भी आपका क्या है, सरल वाक्य। क्यों, क्योंकि देखो इसमें अध्यापक एक आपका क्या है, उद्देश्य है, और के साथ मतलब शांत रहते हैं, ये आपका क्या है, विधेय है। तो एक मतलब उद्देश्य एक विधेय, ये तो आपका सरल वाक्य का एक तरह से उदाहरण हो गया, सिंपल। उसके बाद जो झूठ बोलते हैं उन पर विश्वास मत करो। अब देखो यही आपका क्या हो जाएगा, ये आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। जो झूठ बोलते हैं उन पर विश्वास मत करो। देखो ये मेन आपका उपवाक्य है या वाक्य है, जो झूठ बोलते हैं, और इसी पे ये आश्रित है कि उन पर विश्वास मत करो। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आपका आपका मिश्र वाक्य ये हो जाएगा। ठीक है, बाकी मोहन क्या, यहाँ पे देखो खाता है, खता है लिखा है, खाता है, ये आपका सरल वाक्य हो जाएगा। तो ये आपका सी वाला इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर, चलो बाकी देखो यहाँ पे भी मैंने लिखा है, नोट डाउनलोड यूपीएमएसपी स्टडी ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर फॉर पीडीएफ। आप गूगल प्ले स्टोर से आप अपने प्रीवियस ईयर पेपर का पीडीएफ मतलब इस ऐप पे आप डाउनलोड कर लोगे तो मिल जाएगा। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, तो ये ऐप डाउनलोड कर लेना, यूपीएमएसपी स्टडी। और साथ में उस पर हमारा बैच जो यूपीएमएसपी स्टडी हम लोग ये ऐप है, उस पर हम लोग का लक्ष्य बैच है, उसे भी आप ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो भाई। मात्र 299 रुपये जिसका प्राइस था, लेकिन मैंने वहाँ पे कम कर दिया है, मात्र 250 रुपये में आप ज्वाइन कर सकते हो। चलो अगला देखते हैं, प्रश्नोत्तर संख्या 5, 6 के बाद हम लोग अगला 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न देखो यहाँ पे ये क्या है, यह है कि सभी लोगों ने वह सुंदर दृश्य देखा का वाक्य भेद है। यहाँ बताना है कि सभी लोगों ने वह सुंदर दृश्य देखा का वाक्य भेद है। सभी लोगों ने वह सुंदर दृश्य देखा, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। ये हम लोग की प्रश्नोत्तर संख्या 7 है। तो भाई सभी लोगों ने वह सुंदर दृश्य देखा, ये सिंपल आपका एकदम साधारण वाक्य है, सरल वाक्य है। चलो अगला चलते हैं, ये ओह, यहाँ पे देखो ओह, यहीं पे ये वाला चिन्ह आ गए, तो वहाँ पे आप समझ लेना कि विस्मयादिबोधक, सीधे सीधे। तो विस्मयादिबोधक या जिसको आप विस्मयादिवाचक वाक्य बोलते हो, ये वाला हो जाएगा। ओह यह कैसे हो गया, हम नहीं बोलते हैं कोई जैसे अचानक किसी का एक्सीडेंट होता है या किसी की मौत हो जाती है, तो ओह यार यह कैसे हो गया। ठीक है, तो ये आपका विस्मयादिबोधक वाक्य हो जाएगा। अगला है 9 नंबर कि मैं पागल नहीं हूँ, अर्थ के आधार पे वाक्य का प्रकार है। भाई अर्थ के आधार पे वाक्य का प्रकार है, मैं पागल नहीं हूँ, कौन सा भाई, तो नहीं हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है, निषेधवाचक वाक्य है इसमें, मैं पागल नहीं हूँ। देखो निगेटिव ये शब्द है एक तरह से, तो यहाँ पे आपका निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा 9 का। अब देखो ये एक और आपका हो सकता है, ठीक है, ये आपका अगर ऑप्शन में दिया रहे तो विधानवाचक वाक्य का भी ये एग्जाम्पल हो सकता है, क्योंकि यहाँ मैं पागल नहीं हूँ, जानकारी हमें मिल रही है, तो ये आपका विधानवाचक वाक्य का भी उदाहरण हो सकता है। लेकिन विधानवाचक तो ऑप्शन में दिया नहीं है, संदेह, तो ये संदेह तो होगा नहीं, इसमें संदेह थोड़े, संकेत तो होगा नहीं।
ठीक है, इच्छा तो होगा नहीं इसमें, मैं पागल नहीं हूँ, तो इसमें निषेधवाचक वाक्य, सिंपल। चलो अगला 10 नंबर, भगवान तेरा भला करे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद है। भाई भगवान तेरा भला करे, यहाँ पे क्या इच्छा प्रकट की जा रही कि भगवान तेरा भला करे, ठीक है, तो यहाँ पे इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा, न कि संकेतवाचक, न कि आज्ञावाचक, ठीक है, आपका इच्छावाचक वाक्य। अगला 11 नंबर प्रश्न है, ठीक है, क्या यह है कि सीता 10वीं में पढ़ती है, अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार। देखो सीता 10वीं में पढ़ती है, जानकारी हमें मिल रही है कि 10वीं में पढ़ती है, तो ये क्या हो जाएगा, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, विस्मयादि बोझ नहीं, इच्छा तो यहाँ हो नहीं रही है, संकेत तो हो नहीं रहा है, विस्मयादि वाचक या जिसको विस्मयादि बोधक बोलते हैं वो तो यहाँ पे होगा नहीं, ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं। इसमें क्या होगा, सीता 10वीं में पढ़ती है, जानकारी मिल रही है, तो विधानवाचक वाक्य का ये एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई, तो ये हो गया। अगला 11 के बाद 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। यह क्या है कि जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य जुड़े हो परंतु उनमें एक प्रधान उपवाक्य हो तथा अन्य आश्रित उपवाक्य हो, उसे कौन सा वाक्य कहते हैं। भाई वो क्या होता है, वो आपका मिश्रित या मिश्र आपका वाक्य होता है, ठीक है। चलो ये तो हमने डिफिनीशन में ही देखा था, तो ये आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला हम लोग का क्या है 12 के बाद 13 नंबर प्रश्न। ये 12 के बाद 13 नंबर प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, ठीक है। यह है कि निम्नलिखित किस वाक्य में मिश्र वाक्य नहीं है। ओके, इसमें से किस में मिश्र वाक्य नहीं है हमें बताना है। बादल गिरे किंतु बरसे नहीं, बादल गिरे किंतु बरसे नहीं, जैसे ही वर्षा शुरू हुई मोर नाचने लगे। भाई देखो ये तो सीधे सीधे लग रहा है कि जैसे ही वर्षा हुई मोर नाचने लगे, ये वर्षा जैसे ही वर्षा हुई इस वाक्य पे ये आधारित है, तो ये तो आपको ऐसे ही लग जाएगा कि ये मिश्रित वाक्य मतलब है, ठीक है। जैसे ही रात हुई आकाश में तारे टिमटिमाने लगे। भाई देखो एक वाक्य पे, एक उपवाक्य पे दूसरा वाक्य मतलब आश्रित। जैसे ही रात हुई आकाश में तारे टिमटिमाने लगे, एक दूसरे पर आधारित है। गांधी ने कहा कि अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। गांधी ने कहा कि अहिंसा क्या है, सबसे बड़ा धर्म है, तो यही इस पे एकदम ये आश्रित है। अब बादल गिरे किंतु बरसे नहीं, ये देखो ये आपका साधारण एक तरह से वाक्य हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस वाक्य में मिश्र वाक्य नहीं है, तो इसमें नहीं है, बाकी इन तीनों में आपका हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 1 मिनट इधर आ जाता हूँ। ओके, ये देख सकते हो, ये क्या क्वेश्चन है कि जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अवयव द्वारा होता है उसे कौन सा वाक्य कहते हैं। भाई उससे हम लोग क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं, जुड़ना, ठीक है। संयोजक शब्दों द्वारा जैसे और, ठीक है, और ई अथवा या द्वारा, ठीक है, जुड़ा होता है, ठीक है। जिन वाक्यों में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अवयव द्वारा होता है उसे कौन सा वाक्य कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो संयुक्त वाक्य। अगला है हम लोग का 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15 नंबर क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो कि जैसे ही शेर दिखाई दिया वैसे ही लोग डर गए। भाई देखो इस पे ये आश्रित, जैसे ही शेर दिखाई दिया वैसे ही लोग डर गए। वाक्य में संयुक्त वाक्य, अच्छा इसको संयुक्त वाक्य में बदलना है। ये आपका कौन सा वाक्य है, ये आपका मिश्रित वाक्य है, ये मिश्रित वाक्य है क्योंकि इस पे ये आधारित है भाई, तो ये आपका मिश्रित आपका हो जाएगा, ठीक है। इसको आपको संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो देखो शेर को देखते ही लोग डर गए, लोगों के डरने का कारण शेर था। शेर दिखाई दिया और लोग डर गए, शेर को देखकर सभी लोग डर ही जाते हैं। तो ये डर ही जाते हैं, ये तो मन से बनाया गया है। लोगों को डरने का कारण शेर था, ऐसा मतलब था, लेकिन ये तो अपने मन से हमने भी बनाया। शेर को देखते ही लोग डर गए, ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन हम लोग का संयुक्त वाक्य के हिसाब से ये वाला सही है क्योंकि शेर दिखाई दिया और, देखो यहाँ पे मेन ये और है, संयोजक शब्द इसमें उपयोग होगा, इससे जुड़ा हुआ है। यहाँ पे देखो शेर दिखाई दिया और लोग डर गए, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन 15 के बाद 16 नंबर है। गणेश ने साइकिल उठाई और बाजार चला गया, ठीक है। गणेश ने साइकिल उठाई और बाजार चला गया। रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार, भाई संयुक्त। देखो गणेश ने साइकिल उठाई साधारण वाक्य, बाजार चला गया साधारण और से जुड़ा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, संयुक्त हो जाएगा, संयुक्त वाक्य का ये उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। तो 16 का आप लोग का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, 17 नंबर देख सकते हो यहाँ पे कि जो व्यक्ति परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है। वाक्य को सरल वाक्य में
बदलिए। ठीक है, जो व्यक्ति परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है। ये अगर पूरा देखा जाए तो ये मिश्रित वाक्य का उदाहरण है, मिश्र वाक्य का उदाहरण है। ठीक है, इसको हमें सरल वाक्य में बदलना है। ठीक है, चलो सरल वाक्य में बदलते हैं। व्यक्ति परिश्रमी होता है इसलिए अवश्य सफल होता है। भाई मतलब ये कोई मतलब नहीं है इसका, ये तो अपने मन से ये बनाकर लिखा गया है। व्यक्ति परिश्रमी होता है इसलिए अवश्य सफल होता है। ठीक है, ये आपका 17 नंबर क्वेश्चन नंबर जो 17 है। ठीक है, इसके लिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। उसके बाद है कि जो व्यक्ति सफल होता है वह अवश्य परिश्रमी होता है। अगला है कि जो व्यक्ति परिश्रम करता है वह अवश्य सफल होता है। भाई ये सब बना बना कर लिखा गया है, ऐसे ही लग रहा है। परिश्रमी व्यक्ति अवश्य सफल होता है, ये आपका बिल्कुल डी वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि परिश्रमी व्यक्ति देखो इसमें अवश्य सफल होता है। भाई आपका क्या पूछा है, सरल वाक्य पूछा है, तो सरल वाक्य में देखो यहाँ आपका सिंपल सा ये आप एक का आपका मतलब उद्देश्य हो गया एक, और यहाँ पे अवश्य सफल होता है, ये आपका क्या हो गया, एक विधेय हो गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सरल वाक्य एक तरह से हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं 18 नंबर प्रश्न। यह क्या है कि निम्नलिखित किस वाक्य में संयुक्त वाक्य नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित किस वाक्य में संयुक्त वाक्य नहीं है हमें बताना है। घंटी बजी और छात्र बाहर आ गए। ठीक है, अब देखो घंटी बजी और छात्र बाहर आ गए, इसमें अब कौन सा वाक्य का भेद है। तो देखो यहाँ पे ध्यान देना। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ो। निम्नलिखित किस वाक्य में संयुक्त वाक्य नहीं है हमें बताना है। संयुक्त वाक्य नहीं है, तो घंटी बजी और छात्र बाहर आ गए, तो इसमें तो आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। भाई ये देखो दो आपके वाक्य और से जुड़े हुए हैं। पाठ समाप्त हुआ और घंटी बज गई। ठीक है, ये भी आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। वे गरीब थे पर ईमानदार थे, ये भी हो जाएगा। यद्यपि मैं अच्छा खेला फिर भी हार गया। अब देखो ये यद्यपि मैं अच्छा खेला, इस पे ये आश्रित है, फिर भी हार गया। ठीक है, तो ये आपका इसमें चला जाएगा, ये आपका मिश्रित वाक्य में चला जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। तो ये निम्नलिखित में से किस वाक्य में संयुक्त वाक्य नहीं है, तो इसमें नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। यह क्या है कि जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया होती है वह वाक्य होता है। जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया होती है वह होता है। भाई सिंपल हमने पढ़ा है, वह क्या होता है आपका, वह आपका होता है सरल या साधारण वाक्य। ठीक है, चलो इधर ऑप्शन देख लेते हैं। भाई इधर हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। अच्छा ये है, देखो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, इनमें से कोई नहीं, तो सरल वाक्य। अगला है 20 नंबर प्रश्न, वो देख सकते हो आप स्क्रीन पे कि वर्षा होती तो अन्न उपजता, अर्थ के आधार पे वाक्य है। संदेहवाचक, संदेह इसमें थोड़े किया जा रहा है। संकेतवाचक, निषेधवाचक यानी निगेटिव नहीं, इच्छावाचक या संकेतवाचक। तो देखो वर्षा होती तो अन्न उपजता, वर्षा होती तो अन्न उपजता, इसमें आपका अब इसमें दोनों में काफ़ी कन्फ्यूजन होगी। ठीक है, इसमें और इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होगी। तो यहाँ पे देखो इसमें इच्छा भी हो सकता है भाई कि वर्षा होती तो अन्न उपजता। ठीक है, लेकिन इच्छा नहीं होगी, ये संकेत यहाँ पे किया जा रहा है कि वर्षा होती तो अन्न उपजता। यहाँ पे संकेत किया जा रहा है कि वर्षा होगी तभी अन्न उपजेगा। ठीक है, तो ये संकेत है। इच्छा यहाँ पे ये मतलब होती कि हे भगवान मतलब वर्षा हो जाए तो मेरी फसल अच्छी होगी, तो यहाँ पे इसमें इच्छा होता, लेकिन यहाँ पे इच्छा नहीं है, यहाँ पे संकेत है कि वर्षा होती तो अन्न उपजता। ठीक है, ये बी वाला। चलो अगला देखते हैं 11 नंबर 21 नंबर क्वेश्चन। मेरी मदद करे, अर्थ के आधार पे वाक्य है। भाई मेरी मदद करे संदेहवाचक वाक्य हो नहीं सकता, संकेतवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य या फिर इच्छावाचक वाक्य। ठीक है, प्रश्न संख्या ये हम लोग की 21 है। तो देखो यहाँ पे मेरी मदद करे, मदद करने की बात की जा रही है, तो यहाँ पे ये भी आपका आज्ञा में आता है। जैसे मदद करें, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, प्रार्थना किया जा रहा है, तो कहीं किसी से प्रार्थना करना वो आज्ञा में ही आता है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं 21 के बाद 22 नंबर प्रश्न और अंतिम यह प्रश्न है। शायद आज वह घर आ जाए, अर्थ के आधार पर वाक्य है। ओके, अर्थ के आधार पर वाक्य है, कौन सा वाक्य है, शायद आज वह घर आ जाए। तो यहाँ पे देखो संभावना व्यक्त की जा रही है कि शायद आज वह घर आ जाए। ठीक है, तो संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य या इच्छावाचक वाक्य, इसमें से क्या होगा ये हमें बताना है। तो भाई यहाँ पे संदेह है, शायद आज वह घर आ जाए, शायद आएगा कि नहीं आएगा कोई भरोसा नहीं है, तो ये संदेह इसमें है, तो ये संदेहवाचक वाक्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहे हम लोग के 22 MCQ जो आपका नया टॉपिक जुड़ा था क्लास 10th में, वाक्य का स्वरूप, उसको हमने डिटेल में पढ़ा। ठीक है,
पूरे कॉन्सेप्ट के साथ चीज़ें पढ़ी और उसके अलावा हमने यहाँ पे सारा का सारा चीज़ें पढ़ा और हमने 22 MCQ भी सॉल्व किया। ठीक है, आप देखना आपके एग्ज़ाम में जो ये मैं बताया हूँ इसी में से सेम टू सेम डिट्टो क्वेश्चन आपका फंस जाएगा। ठीक है, अधिक तो यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेगा कि रचना के आधार पे वाक्य के भेद होते हैं और अर्थ के आधार पे वाक्य के भेद होते हैं। यही 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस जाएंगे। ठीक है, आप देखना पेपर होगा तो। ठीक, बाकी इसके अलावा मैंने और भी बहुत सारा करा दिया, आपके एग्जाम में आता है तो आप कर लोगे। और कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको पढ़ा ही दिया, तो कॉन्सेप्ट के आधार पे कितना भी घुमा कर क्वेश्चन पूछ दिया जाए आप कर लोगे, मैं जानता हूँ। ठीक है, तो चलो ये रहा पूरा का पूरा हम लोग का लेक्चर वाक्य का स्वरूप का। आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही हमारी ऐप जो है UPMSP स्टडी आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, आपके स्टडी में काफ़ी हेल्प करेगी। ठीक है, और यहाँ पे आप लक्ष्य बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर लेना। प्राइस मात्र 250 रुपये है। वहीं पे आपको QR कोड मिल जाएगा, QR कोड पे पेमेंट कर इस नंबर पे आप मैसेज कर देना। ठीक है, पेमेंट का किसी भी दुकान कहीं से भी पेमेंट कराकर इस नंबर पे आप मैसेज जो पेमेंट होगा उसका कर देना, फ़ोटो भेज कर मैं आपको बैच में ऐड कर दूंगा। ठीक है, बाकी चलो मैं मिलता हूँ आपसे इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अपने सारे दोस्तों में आप शेयर कर देना। वीडियो को आप शेयर नहीं करते हो, मैं कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि आप शेयर कर देना। ठीक है, चलो तब तक के लिए थैंक यू।